हाँ, चलो चलते हैं आगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, संचार व्यवस्था में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संचार व्यवस्था में संचालन के 3 मोड। बच्चों, संचार व्यवस्था जो होती है, एक ट्रांसमीटर होता है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। ट्रांसमीटर किसे कहते हैं? जहां से सूचना को भेजा जाता है। बच्चों, जहां पर हम एंटीना लगाते हैं, जहां पर हम एंटीना लगाते हैं वो ट्रांसमीटर पर ही लगाते हैं, ये सूचना को भेजता है। फिर आगे एक होता है क्या? रिसीवर। आगे क्या होता है? रिसीवर। जैसे आप लोग हैं, आपके मोबाइल पर जो सूचना भेजी जा रही है, जो मैं बोल रहा हूं, ये रेडियो वेव के माध्यम से आपके पास तक पहुंच रहा है। ठीक है, और वो जो आपके पास तक पहुंच रहा है वो बच्चों है रिसीवर। वहां रिसीवर है। ठीक है, वहां क्या है? रिसीवर। आपके मोबाइल पे रिसीवर लगा हुआ है। तो ट्रांसमीटर, यहां एंटीना के माध्यम से सारी सूचनाएं भेजी जा रही हैं, और है एक रिसीवर। बीच में विद्यार्थी जी, ये जो बीच का माध्यम क्या कहलाता है? यही होता है बच्चों संचार चैनल। संचार चैनल क्या सर? संचार चैनल मतलब विद्यार्थी जी, संचार किस माध्यम से हो रहा है? भूमि के माध्यम से, वायर के माध्यम से, या आयन मंडल परावर्तन किरणों के माध्यम से? मतलब किस टाइप से वो हो रहा है? तरंगों का जाना, तरंगे किस प्रकार से पहुंच रही हैं, वो बच्चों है, वो प्रक्रिया जो है कहलाती है संचार चैनल। तो सिंपल सी बात है, जहां से सूचना भेजी जानी वो है ट्रांसमीटर, और जहां पे सूचना रिसीव की जानी है उसे बोलते हैं रिसीवर। कोई बोलता ही रे। अब बच्चों बात करते हैं, संचार व्यवस्था में संचालन के 3 मोड हैं। एक अंतरिक्ष संचार, उपग्रह संचार, और ये कौन सा संचार हो जाए? लाइन संचार। लाइन संचार होता है भैया, गलत शब्द लिख दिया है इन्होंने, लाइन संचार। ठीक है, लाइन संचार मतलब बच्चों भूमि के माध्यम से, जैसे कौन सा सिग्नल हम बोल सकते हैं? जैसे पहले के माध्यम में फोन होता था, लगा के हम बोलते थे हेलो। बीएसएनएल का रहता था, टाटा मोटोरोला का रहता था, बहुत सारे टाटा का फोन आया था बीच, तो वो उस माध्यम से सूचनाओं को भेजा जाता था। अच्छा, तो संचार व्यवस्था में संचालन के 3 मोड होते हैं। अब इसमें क्या हम किन तरीकों से इसको बनाते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं? जो भी एंटीना लगा होता है, तो एंटीना की लंबाई बढ़ाने पर हम संचार व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। आयाम माडुलन और आवृत्ति माडुलन को भी ठीक करके हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अभी कम समझ में आया होगा। कैसे तरंगों का संचरण होता है, आइए इसके माध्यम से समझाते हैं। भू तरंगे क्या होती हैं? वह रेडियो तरंगे जो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक पृथ्वी की सतह को छूते हुए संचरित होती हैं। ऐसे तरंगों को भू तरंगे कहते हैं। सर, आपने शुरुआत में कहा था जितने बार लिखेंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगा। बिल्कुल, जितनी बार लिखेंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगा। अगर आप, मैंने कहा है कि इन चैप्टर्स को जितनी बार आप पढ़िए उतनी ज्यादा होगा। ठीक है, अब जितनी बार लिखने का मतलब है कि अगर आपको याद है तो अभ्यास करिए खुद से। हम बार बार वही चीजें लिखते रहेंगे फिर तो समय निकल जाएगा। ठीक है, हमें आपको अब अभ्यास कराने के लिए आपको कहना है, आप अपने मन से करिए ना। आकाश तरंगे क्या है बच्चों? वह रेडियो तरंगे जो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक आकाश की ओर जाती हैं तथा आयन मंडल से परावर्तन होकर आती हैं, आकाश तरंगे कहलाती हैं। बच्चों, पृथ्वी में मंडल जो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे करके पूरा मंडल बने हुए क्रमों में बांटा गया है। तो जो आयन मंडल है, जहां पर गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं तो गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, उस मोटाई को बच्चों आयन मंडल कहा जाता है। तो वह रेडियो तरंगे जो ट्रांस मीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक आकाश की ओर जाती हैं, आकाश की ओर गई, लेकिन आयन मंडल से टकरा करके वापस आ गई। आयन मंडल से टकरा करके कहां
गई, वापिस आ गई, परावर्तित होकर आ जाती हैं, आकाश तरंगे कहलाती। कहां पर वापिस आ जाती हैं? वापस रिसीवर तक। भैया ये एंटीना है, एंटीना, इस एंटीना से प्रकाश तरंगे गई हूं, और ये प्रकाश तरंगे क्या? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे एक बहुत दिशाओं में निकली, इधर भी निकली, इधर भी निकली, इधर भी निकली, इधर भी निकली, इधर भी, ये सब तरंगे गई, लेकिन ये टकरा करके रिसीवर, आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, उसके पास तक पहुंची, तो ये आयन मंडल द्वारा ही परावर्तित होकर के तरंगे पहुंची हैं। ये भी संचरित हुई तरंगे कौन सी हैं? संचार का एक माध्यम ही है। अंतरिक्ष तरंगे, रेडियो तरंगे जो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर एंटीना तक सीधे पहुंचता है, वे तरंगे अंतरिक्ष तरंगे कहलाती हैं। वे रेडियो तरंगे जो ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर एंटीना तक सीधे पहुंचता है। मतलब समझे? मतलब बच्चों, ये एंटीना है, एक आप देखे होंगे सैटेलाइट चला करते हैं, अब वो सैटेलाइट सिग्नल इस एंटीना से लेता है और बिना किसी माध्यम के कोई परावर्तन अपवर्तन नहीं हो रहा है। आपके मोबाइल फोन पे बहुत सारी चीजें होती है जो सैटेलाइट से ही पहुंचती हैं, आपके मोबाइल फोन तक वो पहुंची, सैटेलाइट अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे, वो आयन मंडल में नहीं है, आयन मंडल को भी पार करके हैं। वो सैटेलाइट से टकरा, सैटेलाइट जब आपके सिग्नल आपके मोबाइल फोन तक पहुंचा रहा है, वो सिग्नल बच्चों अंतरिक्ष तरंगे कहलाती है। उन तरंगों को अंतरिक्ष तरंगे कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष तरंगे कहते हैं। मॉड्यूलन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आयाम, आवृत्ति तथा कला परिवर्तित होता है। फिर से सुनोगे, मॉड्यूलन बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंगों को, कोई निम्न आवृत्ति की तरंगे जो होती हैं, निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। अध्यारोपित का मतलब होता है बच्चों एक के ऊपर एक तरंग का जुड़ना या मिलना। तरंगों का क्या कहलाएगा? अध्यारोपित होना मतलब तरंगों का मिलना, तरंगों का मिलना अध्यारोपित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में आयाम, आवृत्ति तथा कला परिवर्तित होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक। मॉड्यूलेशन तीन प्रकार का होता है, एक होता है आयाम मॉड्यूलेशन, एक होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, एक होता है कला मॉड्यूलेशन। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो हम क्रैश कोर्स में बच्चों हम इन प्रश्नों को ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में। प्रश्न पढ़िए और याद भी रखिएगा। ठीक, एक दिन में आयनोस्फीयर का महत्तम इलेक्ट्रॉन घनत्व समानुपाती होता है। तो एक दिन में आयनोस्फीयर का महत्तम इलेक्ट्रॉन घनत्व समानुपाती होता है कार्तिक आवृत्ति के वर्ग के, कार्तिक आवृत्ति के वर्ग के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के संचार में वाहक सिग्नल जिसकी आवृत्ति परास 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की, अब ये सब प्रश्न याद करने वाले हैं, कोई आपको रिसर्च करके गणना थोड़ी ना की है, आपने रिसर्च करके गणना नहीं की है। आपको ये नहीं कि 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की घात 16 हर्ट्ज, ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई 10 की घात 12 हर्ट्ज, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। अगर घर से दूरी, किसी रिश्तेदार के घर की दूरी 15 किलोमीटर दूरी है तो वो याद रखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा, वो रास्ता याद रखना पड़ेगा। वही चीज है यहां पर कि आपको ये ऐसे प्रश्न याद रखने पड़ेंगे। किस प्रकार के संचार में वाहक सिग्नल की आवृत्ति परास 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की घात 16 हर्ट्ज उपयोग किया जाता है? तो ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, तंतु संचार में। ठीक है, इसमें तंतु संचार में। नेक्स्ट, स्काई वेव संचार आधारित है। तो स्काई वेव संचार किस पर आधारित है? जो बच्चों आकाश तरंगे हैं वो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। किस पर? स्काई वेव मतलब आकाश तरंगे, आकाश तरंगे, आकाश तरंगे। स्काई वेव संचार जो आधारित है वो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों का परावर्तन कहां से होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फीयर से होता है, मतलब वही होता है, आयन मंडल से होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फीयर से होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास उपयोग होता है? तो टीवी प्रसारण के लिए बच्चों ये करा हुआ आप लोगों का प्रश्न है पहले से, सी ऑप्शन 30 मिली हर्ट्ज से 300 मिली हर्ट्ज के बीच होता है। ये होगा आंसर गुरुदेव, वेरी गुड। सर इसे नोट करना है? नहीं, नोट ना करिए, आपके पास ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र बुक का पीडीएफ होगा, क्वेश्चन यही सारे होंगे। 2015, 2019, 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भू तरंग संचरण की प्रमाणिक आवृत्ति कितनी है? तो आपको ये याद रखना चाहिए कि भू तरंग की प्रमाणिक आवृत्ति 3 मिलीहर्ट्ज से छोटी हो या उसके बराबर हो। भूमि तरंग के संचरण तभी संभव है। कोई तरंग ऐसी संचरित हो रही है जिसकी आवृत्ति 3 मिलीहर्ट्ज से अगर कम है या उसके बराबर है, तभी वो बच्चों भूमि तरंग से संचरित हो पाएगी, अर्थात तभी वो भू तरंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? अगर रेडियो प्रसारण करना है लंबी दूरी तक तो बच्चों आयन मंडलीय परावर्तन का ही उपयोग किया जाता है। आयन मंडल का ही उपयोग होगा रेडियो तरंगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई, मतलब बच्चों टावर की ऊंचाई जो है, जो कि एक बार ये मैं मतलब डेरिवेशन करा चुका हूं, एच कितना है बच्चों? एच बराबर दिया गया है 245 मीटर। फिर कह रहे हैं जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, कितनी अधिकतम दूरी तक बच्चों? तो डी की ऑप्शन वैल्यू पूछ रहे हैं, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक सूत्र होता है डी इक्वल टू √2HR। ये आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। आर बच्चों क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या। आपको ही बता सकता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? अगर बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या की मैं बात करूं तो आर बराबर 6400 किलोमीटर होता है, या आर बराबर हम कह सकते हैं 6400 गुणे 10 की घात 3 मीटर बोल सकते हैं। 6400 गुणे 10 की घात 3 मीटर बोल सकते हैं। तो डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 245 इंटू में बच्चों आर की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? 6400 गुणे में 10 की घात 3, तभी मीटर में आंसर आएगा। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट में बच्चों देखो ध्यान से, अंडर रूट से हम ये लिख सकते हैं 45, 245 गुणे 2 490 हो जाएगा बच्चों, है इंटू ये 64 लिख सकते हैं, गुणे ये 10 की घात में 3 और ये 2 जीरो 5 लिख सकते हैं। ध्यान देना 6400 में 64 ही लिखे क्योंकि ये 2 जीरो और ये 3 जो है जोड़ करके घात 10 की घात 5 बना लिए। अच्छा 490, इसको फिर से देखो एक बार और मैं लिख सकता हूं, तो 490 लिखा हुआ है, इसको भी बच्चों हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग इंटू, ध्यान देना 64 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग इंटू बच्चों जो 490 था उसमें केवल हमने 49 7 का वर्ग लिखा है, 49 का गुणा 10 से करते हैं तब तो 490 आएगा, अर्थात 10 यहां पर एक और घात बढ़ा देगा, ये 10 की घात 6 बना देगा। ठीक है, अब देखो 7 का वर्ग 8 का वर्ग, तो 7 और 8 तो बाहर आ जाएंगे, 7 गुणे 8 अंडर रूट के बाहर आ गए। अंडर रूट में बच्चों 10 की घात 3 का वर्ग ही तो लिखा हुआ है ना, 10 की घात 6 का मतलब, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं इंटू में गुणे में 10 की घात 3, तो 8 सत्ती 56, 56 गुणे 10 की घात 3 मीटर बच्चों ये होगा डी की वैल्यू, डी की वैल्यू। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो केवल 56 और 10 की घात 3 मीटर है, मतलब बच्चों 56 किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर में अगर तो केवल 56 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 56 किलोमीटर। है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 40 मिली हर्ट्ज, ध्यान देना इस प्रश्न पर, 40 मिली हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों के संचार उपयुक्त होते हैं, तो ये कई बार बताया है आयन मंडल पर। ठीक है, आयन मंडल के लिए रडार द्वारा दूर संचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो माइक्रो तरंगों का उपयोग होता है, यह चीज आप लोगों को याद होगी, ऐसे ही अभ्यास से याद भी हो जाता है। स्पेस वेव संचार जो टीवी से प्रयुक्त होता है, आवृत्ति परास उसका कितना होता है? जो टीवी में अभी मैंने बताया कि जो आपकी रेडियो तरंगें होनी चाहिए आयन मंडल से परावर्तित होने के लिए वो 40 मिलीहर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए, और टीवी की वैसी तरंगें होती हैं इसीलिए 40 मिलीहर्ट्ज से अधिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीणता को मापने के लिए बच्चों डेसिबल का उपयोग किया जाता है, क्षीणता को माप। नेक्स्ट, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो माडुलन कहते हैं, यही तो है, अभी दो तरंगे अध्यारोपित हो, एक तरंग कम आवृत्ति की एक तरंग अधिक आवृत्ति की, तो हम माडुलन कहते हैं। नेक्स्ट, माडुलन कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था मैंने, माडुलन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, आयाम माडुलन में वाहक तरंग क्या होती है? आयाम माडुलन में जो वाहक तरंग होती है बच्चों का आयाम स्थिर रखा जाता है कि आवृत्ति माडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलती है, या का आयाम माडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है, का आयाम माडुलित आवृत्ति के अनुसार बदलता है? याद रखेंगे माडुलित वोल्टेज बच्चों अनुसार बदलता है, इसमें आयाम माडुलन में वाहक तरंग का आयाम माडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता। नेक्स्ट, लघु तरंगों का परास कितना होता है? लघु तरंगों का परास बच्चा पार्टी कितना होता है? तो याद रखना 30 मिलीहर्ट्ज से 300 मिलीहर्ट्ज होता है, एबीसी ऑप्शन कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट, आवृत्ति माडुलन में सिग्नल प्रभावित करता है, किसको सिग्नल प्रभावित करता है? सिग्नल किसको प्रभावित करता है? आवृत्ति माडुलन में सिग्नल किसको प्रभावित करता है? आयाम को, आवृत्ति को, दोनों ए व बी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे सर ये आवृत्ति माडुलन है तो आवृत्ति को ही प्रभावित करता है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं आप लोग? 17 का कौन सा सही होगा?
गुरुजी मैं डेली 17 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करूँ? 17 घंटे पढ़ते हैं, आपका तो नाम ही नहीं। सर मैंने क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाया है उसका रिव्यू कर ली हूँ, क्या मार्क्स आएगा? आएगा, अच्छा आएगा, आएगा ही नहीं, अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 to 8 मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छे से डिस्कस। ये बात बिल्कुल साफ है कि मैंने 9 to 10 में 9 वाले को तो अच्छे से ध्यान दिया था, लेकिन उसके बाद के चैप्टर, सॉरी 9 to 10 में कह रहे हैं, 9 to 15 में, उसके बाद वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से ध्यान सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 to 8 में इतना पढ़ा दिया कि आपके क्रैश कोर्स से रिलेटेड प्रश्न आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, तो आप लोगों को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन विनोद, इतना ही पढ़ लेने मात्र से अगर सब कुछ हासिल हो जाए तो लोग इतना ही करते हैं, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाएगा, 400 के आसपास कहीं रेंज में इधर उधर होगा। लेकिन 450 बच्चों होता है कितना? 90%। अब 400 से अगर आपका कम है तो आप कहीं पर 75-78% के आसपास रेंगेंगे, तो वो आपको हजम अगर हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप इतना ही पढ़ लीजिए, क्रैश कोर्स वाला पूरा पढ़ लीजिए, आप कोई। लेकिन जो बच्चों फुल कोर्स करके आए हैं, क्रैश कोर्स भी किए हैं, तो वो तो रिवीजन की, वो तो मन लगा करके पढ़ रहे हैं, उनसे कोई उनको ये सब चीजों से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन करने, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन करने और लास्ट की स्ट्रेटेजी ये पता करनी है कि सर हम कौन से आप क्या करें। अब मैं आपको यही करना है कि जो मैंने अभी चैप्टर 9 चैप्टर जिनके नाम मैंने लिए उनको खूब ध्यान देना है, उनको खूब पढ़ना है, उनके कौन से प्रश्न लगाने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न लगा, उनके लघु उत्तरीय प्रश्न लगाने हैं और उन्हीं के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगाने हैं। बाकी सब आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक है। तो ये बच्चे 450 प्लस आराम से चले जाएंगे। जो बच्चे 490 वाले हैं, 490 प्लस लाने, 490 मतलब 480 प्लस कह लो या 490 के करीब लाने वाले हैं, भाई आप कुछ भी नहीं छोड़, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, जितना पढ़ाया गया उस पर बस फोकस करते रहो, क्योंकि आपने तो फुल कोर्स किया है, आप वो वाले तो है नहीं कि 30 दिन में पढ़कर बने टॉपर, है ना। फुल कोर्स आपने किया हुआ है, फुल कोर्स में कुछ नहीं छोड़ा गया है, इसलिए आप बस वही चीज बार बार रिपीट करते रहो, अभ्यास करते रहो, कोई क्लास मिस ना करो, क्योंकि हो सकता है आप सेल्फ स्टडी में वो क्वेश्चन ना करो जो क्लास में करवाया जाए, इसलिए आपको क्लास में लगातार पढ़ना है, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। इसके आसपास जाने वाले इस बात पर गौर करें, अगर 450 प्लस आपको जाना है, 450 के पास जाना है, तो आप लघुत्तरीय प्रश्न उन्हीं 9 चैप्टर पर फोकस करना शुरू कर दो जो मैंने अभी चर्चा में बताए थे, ठीक है, लघुत्तरीय और दीर्घ दोनों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इन्हीं में से जो 6 दीर्घ उत्तरीय होंगे, आपको 3 बनाने हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपको 4 मिलेंगे, इतने 9 चैप्टर से 4 मिल ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 आपको बनाने हो आवृत्ति को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वोल्ट संदेश का, अब देखो ये तो भैया हल करने वाला प्रश्न हो गया और इससे हल वल करने वाला आता वाता है नहीं, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं क्वेश्चन, आगे बढ़ी। सूचना का मात्रक क्या होता है? सूचना का मात्रक होता है बिट। सूचना का क्या मात्रक होता है? सूचना का मात्रक होता है बिट, बिट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, फैक्स का अर्थ क्या है? फैक्स का अर्थ है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, ए ऑप्शन तो होगा नहीं ट्रांसमिशन, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्स का, अच्छा फैक्स मशीन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया था बीच में, जब मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए थे, एक बच्चे ने कहा था सर आपने फैक्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि मैंने उसको बताया, 2 बार बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास, पता नहीं कौन सी क्लास में हमारी बेहतर क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको भाई लगातार क्लास में जुड़े रहना, इस बात को जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BER का क्या अर्थ है? BER का क्या अर्थ है? तो BER बीट इफिशियंसी अनुपात, आर मतलब होता है बच्चों रेशियो, है ना, बीट एरर रेशियो होता है, तो बीट त्रुटि अनुपात, त्रुटि भी सही शब्द है, मतलब एरर का मतलब होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जीपीएस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट लिखा हुआ है, नहीं भाई यही ऑप्शन सही, क्या बच्चों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, WW का पूरा नाम है भाई, ये याद है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका बी ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ना कि वर्ल्ड वाइड वायर वाइज, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट, डिजिटल संकेत में संभव मान क्या है? तो डिजिटल संकेत में जो संभव मान है वो 0 या 1, 0 तथा 1 बच्चों, क्योंकि आपको पता है जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 तथा 1 में ही होते हैं और इसी के साथ भेजे जाते हैं। अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं, अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं किससे? अंकीय सिग्नल जो होते हैं 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से ही बनाए जाते हैं, 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, हो गए खत्म क्वेश्चन है आज के लिए बच्चों, इतने ही क्वेश्चन आपके संचार व्यवस्था से संबंधित रखे थे, ठीक है।
कुल मिला के आपका क्रैश कोर्स का क्लास होता है खत्म। और आगे अब जो आ रहा है उसको ध्यान देना, क्योंकि आगे के लिए एनालिसिस चल रही है। मैं आज ही क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन टाइप करवा रहा था, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 टू, ध्यान से सुन लो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आप लोगों की अभी क्वेश्चन बैंक चलेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो बच्चों आप लोगों को जुड़ना रहेगा। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन एक एक चैप्टर से कराए जाएंगे। जैसे फिजिक्स की बात करें तो मैं चैप्टर पहला जो लेकर के क्वेश्चन आऊंगा, चैप्टर 1 टू 4 या 1 टू 5 ऐसे करके क्वेश्चन बैंक लेकर के आऊंगा। तो सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, चैप्टर 1 टू 4 हाल क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो 1 टू 4 होगा। फिर दूसरी क्लास क्वेश्चन बैंक क्या आएगी, तो 5 टू 9 लेकर के आएंगे, 5 टू 8 लेकर के आएंगे। फिर तीसरी जो क्लास होगी उसमें सेकंड पेपर हम तो कहते हैं पूरा ले लेंगे, 9 से 15। 3 क्लासेस लगभग क्वेश्चन बैंक की मैं लूंगा, क्योंकि हर एक क्लास बच्चों 3-3 घंटे प्लस होगी, 3 आवर प्लस होगी। अच्छा, आप लोगों को सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए, इसीलिए बच्चों जो आप लोगों के क्वेश्चन बैंक की क्लास होगी वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही होंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही होंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर रणनीति के तहत बच्चों तैयारी करनी है। ऐसा वैसा नहीं इतला पुतला कुछ भी आ रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं। हर एक टीचर को अगर जैसे एक कल क्लास होना है सर का, 2 दिन आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग करेंगे सर, और वो वही क्वेश्चन टाइप कराएंगे एनालिसिस करके परीक्षा में पूछते हैं, और उसी की तैयारी आपको करवाएंगे। और फिर उसके बाद बच्चों जब ये क्वेश्चन बैंक का काम खत्म होगा, वैसे ही आप लोगों के मॉडल पेपर सेट शुरू होगा। मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर का काम जाएगा। तो मॉडल पेपर में लगभग 4-4 सेट, 5-5 सेट एक एक टीचर एक सब्जेक्ट का करवाएगा। तो उससे आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो जाएंगे कि हमें तैयारी कैसे करना है, और बस मॉडल पेपर के करने के बाद आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें प्रोसेस में रहेंगी, याद रखना। और फिर उसके बाद आपकी सीरीज भी आएगी ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र में जो ब्रह्मास्त्र बुक के क्वेश्चन है वो भी, और साथ साथ कुछ और भी हो सकता है। इसके सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अगर होगा ब्रह्मास्त्र का, मैं पूरी ब्रह्मास्त्र की एक बुक वाला क्लास लूंगा, इसमें ऑब्जेक्टिव को तो पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि एक ही क्लास में एक बार रिवीजन हो जाए। बहुत 12 घंटे की तो नहीं जाएगी, लेकिन 4-5 घंटे में हो जाएंगे सारे रिवीजन, है ना, सारे चैप्टर का। एक बार में मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको करवा दूँ, ठीक है। एक बार में एक नजर में पूरे क्वेश्चन निकल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। तो ब्रह्मास्त्र बुक का एक बार में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और ये मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक आगे आएगा। वो हर एक सब्जेक्ट का आएगा, मैं फिजिक्स के बारे में तो बता ही रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। इसको तो मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, वैसे ये सब लोग का भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे तैयारी करते रहिए। मैं मानता हूँ कि चैप्टर नंबर 15 आपको कम याद होता है, लैंग्वेज वैसी है, स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 14 कुछ बातें अगर आपसे याद होती है कि अर्धचालक क्या है, गेट क्या है, वो अगर याद होते हैं ठीक, नहीं तो उनको भी स्किप कर सकते हैं। चैप्टर वही पढ़े जो आपने शुरू में कई बार अभ्यास किया हुआ है, उनको बार बार रिपीट करते रहे, बहुत बेहतर अंक आएंगे। बिल्कुल अनावश्यक बातों पे ना ध्यान दें। अरे नहीं सर, नहीं सर, अगर इससे हाँ ऐसी स्थिति में होता जब आपका ये होता कि बाई 1 गेट 1 ना होता, मतलब समझ रहे बच्चों, अगर 140 नंबर के ना पूछ करके 140 में 70 बनाना है, अगर आपसे 80 नंबर का पूछता और 70 नंबर बनाने होते, तो मैं जरूर कहता कि पूरा चैप्टर पढ़ो, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अथवा नहीं है, ये 70 में 35 नहीं बनाने हैं। जैसे अदर बोर्ड्स में है तो 10 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 12 ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो 12 के 12 बनाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। तो फिर उनको हर एक चैप्टर पढ़ना है ना। इसलिए बच्चों आप लोग गौर करो, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप 25 दिन के लिए ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपने पहले जो पढ़ा नॉलेज के लिए पढ़ा ना, तो वो चीज बहुत सकारात्मक है, आपकी थिंकिंग बहुत सकारात्मक है, लेकिन एट द टाइम आप एग्जाम के समय क्या पढ़े, क्या हम सर पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, नहीं। 8-9 चैप्टर गेस करो, 8-9 चैप्टर को पकड़ो, खुद की एनालिसिस भी लगाओ, और उन्हीं चैप्टर को डेली प्रैक्टिस करो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उनके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, समझ गए। पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करोगे, दिमाग में कचरा ही आएगा, डस्टबिन को बाहर ही रखा जाता है, ठीक है। अगर वहीं रहे तो मच्छर आपको परेशान करेंगे। इसलिए बच्चों याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अब सही समय है, 25 दिन आपको सही तरीके से ही पढ़ाई करनी है। अनावश्यक क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको भार ही लगेगा। हाँ, ये फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव उठाओगे, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आपके वे चैप्टर से प्रश्न पूछा गया हो जो आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनसे परेशान नहीं होना भाई, आपको तो 35 बनाना है। वो 2 क्वेश्चन छोड़ के आप तीसरे क्वेश्चन पे जाइए, जो आपने पढ़ा है वही हल करना है, जो नहीं आपने पढ़ा उन्हें नहीं देखना। सीधी साफ सुथरी बात है, जो आपने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं देखना है। आपको देखेंगे तो 20 सब्जेक्टिव में 12-15 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको उन्हीं चैप्टर से पढ़े हुए मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 में से 4 आपके वही मिल जाएंगे जो आप उस चैप्टर से पढ़े, 4 से 5, हो सकता है 6 के 6 मिल जाए, लेकिन इतना ज्यादा बोलना अतिशयोक्ति होगी कि नहीं सर इतना तो नहीं हो सकता है उन चैप्टर से। इसीलिए बोल रहा हूं 6 में से 3 आपको बनाना है, लेकिन 4 पक्का मिलेंगे।
4 पक्का मिलेंगे, बनाने 3 होंगे है। ऑब्जेक्टिव पूरे सब्जेक्टिव 20 वाले 20 में जो 10 बनाने वो तो भूल जाओ, आराम से 10 हो जाएंगे। थोड़ा सा दीर्घ उत्तरी पे आपको लगता है कि 6 में 3 बनाने हैं तो सर थोड़ा सा कहीं और प्रश्न 4 आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। याद रहे सारी बातें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बाकी कोई दिक्कत है हम आपके बड़े भाई के नाते आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, बड़ा एग्जाम नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं उतनी देर से, ठीक है। बस मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।